नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी CIPET का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। आपको बता दें कि इन संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड आपदा के दौरान आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी कि CIPET का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड आपदा में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्यक्रम और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर बैठे आंदोलनकारियों को अब हटना पड़ सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रास्ता खुलवाने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि अभी तक रास्ता क्यों नहीं खुलवाया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों को रास्ता जाम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। दिल्ली से लगते तमाम बॉर्डरों पर कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करीब 10 महीने से जारी है, जिसके चलते आम लोगों को भी अब परेशानी हो रही है। इसी बीच अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों को परेशानी हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर राजमार्गों और सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आंदोलनकारियों को भी पक्षकार बनाने की अनुमति केंद्र सरकार को दे दी है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर को बुलाया गया है। ऐलनाबाद के उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। चंडीगढ़ में वीरवार को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सिरसा जिले के बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के बाद साफ संकेत मिल चुका है कि ऐलनाबाद का उपचुनाव बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ेगी और चेहरा भी भाजपा का होगा। हालांकि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये साफ कर दिया है कि उम्मीदवार गठबंधन का होगा। इसके अलावा बीजेपी ने 3 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाएगी। भाजपा ने ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए प्रभारी के तौर पर सुभाष बराड़ा को नियुक्त किया है, जबकि उनके साथ सहयोगी के तौर पर कर्णदेव कंबोज, कृष्णलाल पंवार और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा को लगाया गया है। काबिले गौर है 1 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस ने भी उपचुनाव में उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पंजाब में बीते कई दिनों से चल रहा घटनाक्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटनाक्रम दिन ब दिन दिलचस्प होता चला जा रहा है। पंजाब की सियासी लड़ाई अब कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल के नेताओं तक चली गई है। कांग्रेस के G23 के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि वो G23 के तो हैं, लेकिन जी हजूर 23 के नहीं। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। आने वाले दिनों में भी पंजाब का सियासी घटनाक्रम दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो पंजाब में कांग्रेस में जारी घमासान में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच अंदरूनी विवाद सामने आ रहा है। कपिल सिब्बल पूरे मामले में अपनी नाराजगी खुलकर सामने रख चुके हैं। G23 ग्रुप के हिस्सा और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बीते दिन जिस तरह कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में संदिग्ध मौत के बाद अब ये पूरा घटनाक्रम धीरे धीरे सियासी रंग लेता चला जा रहा है। आपको बता दें कि मामला गोरखपुर से जुड़ा होने के कारण
सभी विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में इस घटनाक्रम को भुनाने में लग गए हैं। सबसे पहले पीड़ित परिवार से मिलने सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही साथ सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद आज कानपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंच पर ही इस घटना का जिक्र किया और सीधे सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा और पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही। वहीं बात करें अगर पीड़ित परिवार की, तो मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री ने उनकी तीनों मांगों को मान लिया है, यानी अब ये केस गोरखपुर की बजाय कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस केस की जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। वहीं मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने पर भी सरकार ने सहमति कर दी है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी रंग लिया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्षी जो दल हैं वो एक रियल एस्टेट कारोबारी की मौत को कंधा बनाकर सरकार पर निशाना साधने में जुट गए हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, तो वहीं लगातार कांग्रेस के नेताओं में इस्तीफे की होड़ मची हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद इस्तीफे लगातार चल रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी इसका तमाम फायदा उठा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली के साथ साथ आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को बेहतर दी जाएंगी, साथ ही लोगों के लिए हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा। अब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपने पैर मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस के सामने भी रूठों को मनाने की कवायद खड़ी हो गई है। अब देखना यह होगा कि पंजाब के लोग किसको पंजाब की कमान सौंपते हैं। अगले साल 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने आंतरिक कलह से जूझ रही है, वहीं दूसरी विपक्षी पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान कई बड़े ऐलान किए। केजरीवाल ने हेल्थ सेक्टर को लेकर 6 बड़े वादे किए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। आपको बता दें कि इस सीट से सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल उम्मीदवार है। ये उपचुनाव सीएम ममता बनर्जी के लिए अहम है, क्योंकि इस सीट पर सीएम ममता बनर्जी के लिए जीत जरूरी है। अगर सीएम ममता बनर्जी ये उपचुनाव हारती तो उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल ताल ठोक रही हैं। ये उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। दरअसल इसी उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे कि ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी पर बनी रहेंगी या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सीएम ममता नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हार गई थी। तेल, अब नाम से ही लोग समझ जाते हैं कि आज फिर से पेट्रोल के दाम में इजाफा हो गया है। पेट्रोल और डीजल का बोझ जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब जनता का ही तेल निकल रहा है। देश के ज्यादातर देशों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं आपको बता दें, डीजल के दाम में एक बार फिर से 30 से 31 पैसे, तो वहीं पेट्रोल के दाम में 24 से 25 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल का बोझ जनता की जेब पर एक बार फिर से सीधे तौर पर पड़ा। हालात तो यह आ गए कि अब तो जनता का ही तेल निकल रहा है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। आज डीजल के दाम में 30 से 31 पैसे, तो पेट्रोल के दाम में 24 से 25 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की चिंता के बीच रात को सोया आम नागरिक आज सुबह जब जगा तो उसकी चिंता एक बार फिर बढ़ गई, जब उसे पता लगा कि आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। क्योंकि पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का सीधा असर आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ देता है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी के घर के बजट में राशन, कपड़े, उसका वाहन इस्तेमाल करना सब कुछ महंगा हो जाता है। यानी कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों
में आम जनता की कमर अब टूट गई लगती है और महंगाई बढ़ने से गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तेल की आसमान छूती कीमतों पर विपक्ष सरकार की लगातार आलोचना कर रहा है। आम आदमी परेशान है, किसान दुखी है। आम जनता तो नोटबंदी, स्वच्छ अभियान, शौचालय जैसे मुद्दों पर नेताओं के मन की बात सुनती है और उस पर अमल भी करती है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई में पिसते हुए आम जनता के मन की बात ये नेता तक कब तक पहुंचेगी, यह देखने वाली बात है। फतेहाबाद जिले में लगातार डेंगू का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 5 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो अब तक 24 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि उनके कर्मचारी घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। अब तक 2300 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। इन घरों को नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब नगर परिषद से संपर्क कर शहर में फॉगिंग करवा रहा है ताकि डेंगू के लार्वे को खत्म किया जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वह अपने घरों की सफाई रखे ताकि डेंगू के प्रकोप से बचा जा सके। कैथल शहर की सड़कों पर आज सामाजिक संस्थाओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर हत्यारों को गिरफ्तारी करने की मांग की। बता दें कि गत शुक्रवार को कुछ अज्ञात आरोपियों ने घर में घुसकर मॉडल टाउन में एक दंपत्ति की निर्ममता से हत्या कर दी थी। पुलिस अब तक हत्यारों को गिरफ्तार करने में असफल रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल रही है। बता दें कि प्रशासन से लगातार शहरवासी गुहार लगा चुके हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देर रात पुलिस प्रशासन के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि आरोपी जेल में छुपा हुआ था। पुलिस ने जब दबिश दी तो आरोपी भनक लगते ही वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने वहां से शरण देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा आज सामाजिक संस्थाओं ने अपना रोष व्याप्त करते हुए पेहवा चौक पर एकत्रित हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे, जहां पर कैथल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एक हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग रखी। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाला रोड सबसे बड़ा व्यस्त रोड है जो कि NH4 है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ऑटो है, इस ऑटो में सुबह के वक्त जो ड्यूटी पर जाने वाले व्यक्ति थे, इस ऑटो में करीब 9 लोग बताए गए थे, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। एक महिला जो है उसके हालत नाजुक बताए गए हैं। इस ऑटो में करीब 9 लोग थे जिसकी मौके पर मौत हुई है। ये देखिए आप, ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक जो है ये खड़ा था यहीं पर और इस खड़े ट्रक में ये टक्कर लगी है और ये हाईवे काफ़ी व्यस्त है। इस हाईवे पर आपको दिखा दें कि कितनी भीड़ रहती है और लगातार जो है जो यात्री है यहाँ से गुजरते हैं और काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की काफ़ी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। इस ऑटो में करीब 9 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। जो यहाँ से व्यक्ति गुजर रहा था उसने बताया कि इसमें जो पुलिस को जब कॉल की गई तो उसने भी 40 मिनट लगाई आने में। ऐसे में लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं पर कब रोक लग पाएगा? गांव अरुआ और गांव साहूपुरा खादर में आज प्रशासन को तोड़फोड़ करनी थी, जिसमें करीब 650 मकानों में ये तोड़फोड़ होनी थी, लेकिन उसको लेकर ग्रामीणों में खासा रोष बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सन 1962 में जब यमुना में बाढ़ आई थी तो उस समय उनके मकान डूब गए थे और उनको ऊंचाई पर लाकर बसाया गया था, जबकि बाद से वो लोग यहीं पर रह रहे हैं। इसके बाद चौटाला सरकार में लाल डोरा को बढ़ाने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन वो मौखिक तौर पर दिए गए थे, जिस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इनके सिर पर तोड़फोड़ की जो तलवार लटकाई है प्रशासन द्वारा, तो उसको लेकर ग्रामीणों में खासा रोष बना हुआ है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को लाल डोरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर रह रही थी और वो कदीमी यहीं पर रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में अब क्या कुछ संज्ञान लेता है।
प्रदेश सरकार द्वारा धान की खरीद 1 अक्टूबर से करने की घोषणा के साथ ही घरोंडा अनाज मंडी में धान की आवक तेज होने लगी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जो मजदूर है, लेबर है, उनका जो मूल्य है, जो ढाई का मूल्य है, उसको 4 रुपये कम कर देने से आज घरोंडा अनाज मंडी की सभी लेबर ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल करने के बाद लेबर के अधिकांश जो नेता हैं वो जिला उपायुक्त से मिलने चले गए हैं, जिसको देखते हुए घरोंडा में जिस प्रकार से धान की आवक आज शुरू हो गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ ही आढ़तियों की भी परेशानी बढ़ गई है। किसान जहां सुबह से धान लेकर बैठे हैं, उनकी तुलाई के लिए या उनकी ट्रालियों से उतारने के लिए कोई भी मजदूर आगे नहीं आ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं एक आढ़ती भी इस समावेश में है कि आज इस प्रकार से हड़ताल की गई है। यह हड़ताल कितनी लंबी चल सकती है, इसको लेकर धान की आवक कल से और तेज पकड़ लेगी और उसके चलते हुए घरोंडा अनाज मंडी में धान को डालने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इंद्री के बजाज पैलेस में आज भाजपा की तरफ से एक त्रिदेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विरोध करने के लिए काफ़ी संख्या में किसान पहुंच गए और उन्होंने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल ही भारतीय किसान यूनियन ने इस कार्यक्रम का विरोध जताते हुए अल्टीमेटम दिया था कि भाजपा इस कार्यक्रम को ना करे, नहीं तो उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। और परिणाम भी वही हुआ। जैसे ही यह कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसी समय काफ़ी संख्या में किसान पहुंच गए। पुलिस की तरफ से पूरे प्रबंध किए गए थे, प्रशासन ने पूरी फोर्स तैनात की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। लेकिन जब किसानों ने धरना देने का बात करी कि हमें एक जगह दी जाए और प्रशासन ने उससे इनकार कर दिया, फिर किसानों ने रोष स्वरूप वहाँ से निकलते हुए बैरिकेड को तोड़ते हुए जहाँ पर यह कार्यक्रम होना था ठीक उसके मुख्य गेट पर वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ से उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जितनी देर यह कार्यक्रम चला उतनी देर ही किसानों ने धरना और प्रदर्शन करते रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कृषि कानून को लेकर के ये सारा धरना प्रदर्शन जारी रहा। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई की टीम को एक अहम सुराग हाथ लगे हैं। 6वें दिन प्रयागराज में दोनों आरोपियों से पुलिस लाइन में अभी भी पूछताछ कर रही है। तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से कई अहम बातें सामने आई है। हालांकि इससे पहले आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंची थी सीबीआई की टीम, जहां पर आनंद गिरी के लैपटॉप को जब्त कर लिया है, जिसमें उस कथित वीडियो की चर्चा है जिसको लेकर आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी की बदनाम करने की बात को सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था। शहर में नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। शहर का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां नशे का कारोबार न फल फूल रहा हो, लेकिन पुलिस विभाग मौन साधे हुए है। लेकिन बीते दिन हिसार की नार्कोटिक की टीम ने यहां 2 जगह छापा मारा और 132 ग्राम स्मैक बरामद की। इससे साबित होता है कि रेवाड़ी में नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। इसको लेकर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी कई बार आवाज उठा चुके हैं और पुलिस से लगातार मांग कर चुके हैं कि नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हिसार की जो टीम ने जिस तरीके से छापा मारा, इससे साबित होता है कि शहर में यह कारोबार लगातार फल फूल रहा है। तो चलिए जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।